Hello and अस्सलाम वालेकुम. How are you all? And welcome back to my channel. और सीरीज़ चल रही है हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा की, और उसमें आज जो चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है नॉलेज ऑफ इंग्लिश और इस वीज़े की कॉस्ट क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है. तो इसमें एक पॉइंट है जिसमें थर्ड पॉइंट है, इफ़ यू आर अ बायोकेमिस्ट और अ बायोलॉजिकल और फिज़िकल साइंटिस्ट, अगर कोई इन तीन कैरियर्स में से अप्लाई करना चाह रहा है तो ये वो उसके लिए है ये पॉइंट. तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये फिर ज़रा टॉपिक से हट कर बात हो जाएगी. इसमें एग्जम्पशंस बताई हुई हैं कि अगर कोई बायोकेमिस्ट अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए क्या एग्जम्पशंस हैं, किस किस पॉइंट के ऊपर वो एग्जम्प्ट होता है जो इनकी एक सैलरी की रिक्वायरमेंट है उससे. तो एनीबडी कैन गो ऑन द लिंक एंड सी इट. तो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा कि जो इंग्लिश है और उसके हवाले से और फ़ीस के हवाले से क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर, उसको एड्रेस करें. तो किसी भी वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं, यूके की जो नेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है. यहाँ पे हर काम इंग्लिश में होता है. तो डेफिनेटली इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी काइंड ऑफ वीज़ा इन यूके, यू नीड टू शो कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट हैं. तो ऑब्वियसली इसके लिए भी आप जॉब करने आ रहे हैं, काम करने आ रहे हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इंग्लिश जानते हैं. So you will usually need to prove your knowledge of the English language when you apply, unless you did this in a previous successful visa application. अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए यहाँ पर टीयर 4 वीज़ा से, और इंग्लैंड के अंदर रहते ही आप इस वीज़ा के ऊपर स्विच हो रहे हैं हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा का, तो चूंकि आपने जब टीयर 4 के लिए अप्लाई किया था अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो आपने आइल्स दिखा दिया था इनको, और उसके बाद आप यहाँ से पढ़ भी चुके हैं, तो फिर आपको उस केस में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. ये उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम अपनी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं इस वीज़ा के लिए, या किसी और वीज़ा से, जैसे स्पाउस है या कुछ इस तरह के वीज़ा से इस वीज़ा के ऊपर स्विच कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है. सो ये जो वर्ड है ना, unless you did this in a previous successful visa application, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर कोई स्टूडेंट इसके ऊपर जा रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो लेवल ऑफ इंग्लिश, क्या लेवल ऑफ इंग्लिश दिखाना है? यू मस्ट प्रूव यू कैन रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश टू एट लीस्ट लेवल B1 ऑन द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस स्केल. अच्छा, B1 का जो लेवल है ये तकरीबन बनते हैं आइल्स के कोई 6.5 बैंड्स तक के इक्वलेंट है. इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ. सो यू कैन प्रूव योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश बाय पासिंग अ सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फ्रॉम अ अप्रूव्ड प्रोवाइडर. अब अप्रूव प्रोवाइडर भी देख लेते हैं कि कौन कौन से इन्होंने प्रोवाइडर अप्रूव किए हुए हैं. उसमें हैं हमारे पास सी, you can only take an SELT with one of the following providers, which are IELTS, one of the famous, language सर्टिफिकेट ट्रिनिटी कॉलेज लंदन. यानी कि ये जगहों से अगर आपको लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो चल जाएगा इसमें. तो आइल्स इज़ मोस्ट कॉमन इंग्लिश टेस्ट, तो बेहतर है कि वही कर लें. हर जगह अवेलेबल है और बड़ी रीज़नेबल सी उसकी फ़ीस है, तो बजाय इसके कि इधर उधर जाने के, सो आइल्स जो है वो बेस्ट है. उसके बाद हैविंग अ GCSE ए लेवल. GCSE यहाँ पर कहलाता है जैसे हमारे पाकिस्तान में मैट्रिक 9th मैट्रिक है, तो वो यहाँ पे GCSE कहलाता है. ए लेवल मीन्स हमारा इंटर. स्कॉटिश लैंग्वेज, स्कॉटिश नेशनल क्वालिफिकेशन लेवल 4 और 5, ये भी यहाँ की जो इंटर मैट्रिक है उसकी बात बताई हुई है. हैविंग अ डिग्री लेवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि ये बड़ा स्टूपिड सा पॉइंट है जो सेकंड पॉइंट है ना, ये मुझसे किसी और ने भी एक दफ़ा डिस्कस किया था कि अगर आपके आइल्स के बैंड नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब आप मेडिकल के लिए अप्लाई करते हो या प्लैब के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, और जो फार्मासिस्ट हैं स्पेशली, जो कि यहाँ पे लाइसेंस का एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बड़े हाई स्कोर चाहिए होते हैं आइल्स के अंदर. तो मुझे किसी ने ये सजेशन दिया था कि अगर आप GCSE को दोबारा कर लें यहाँ पर, और उसमें आप इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसका पेपर दोबारा दे दें, तो आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, विच इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग. तो इसको
आई थिंक ये बिल्कुल ही एक स्टूपिड सा पॉइंट है, तो इसको छोड़ देते हैं. So having a degree level academic qualification that was taught in English. So if you have done masters from here, या अगर आपने अपनी कंट्री में भी इंग्लिश में आपकी डिग्री थी, तो आप उसको यहाँ पे इक्वलेंट क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इट इज़ डन थ्रू नारिक. ये नारिक की एक वेबसाइट होती है, आप उसके ऊपर जाते हैं. उसकी एक फ़ीस होती है बड़ी मिनिमल सी, आई थिंक £40, और वहाँ पे अपनी डिग्री को अपलोड करते हैं, आप उसका इमेज अपलोड करते हैं, तो वो आपकी डिग्री को इक्वलेंट करके बताएगा कि आपकी डिग्री यूके के कहाँ के मतलब कहाँ स्टैंड करती है. जैसे आपने अगर बीएससी किया हुआ है तो वो यहाँ की ग्रेजुएशन की इक्वल है या नहीं है, या अगर आपने पाकिस्तान से मास्टर्स किया हुआ है तो वो यहाँ की ग्रेजुएशन की इक्वल है या नहीं है. तो मोस्टली डिग्रीज़ इक्वलेंट हो जाती हैं. जैसे कुछ लोगों का ये होता है कि वो मास्टर्स करते हैं तो वो यहाँ पर उसको ग्रेजुएशन के इक्वलेंट लेते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं. तो आई थिंक ये इतने जो कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं. आई एम रियली सॉरी, आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स टुडे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ इस वक्त. मैं साथ साथ और भी बहुत सारे काम कर रही हूँ. तो तो इसके लिए मतलब इतनी डिटेल में जाने से मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि आप सिर्फ आइल्स जो है वो कर लें, तो वो आपका काम बन जाएगा. ठीक है. हु डज़ नॉट नीड टू प्रूव देयर नॉलेज ऑफ इंग्लिश. सो ये कंट्रीज़ जो हैं, इनका अगर कोई नेशनल अप्लाई कर रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी ये सारी ये जो आइल्स हैं या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी दिखाने की. क्यों भाई, ये आसमान से उतर के आए हैं क्या, हमें क्या पता. कोई ना कोई इनका आपस में पॉलिटिकल जो है वो रिलेशनशिप होता है. So if you are being sponsored to work as a doctor, dentist, nurse or midwife, you do not need to prove your knowledge of English. You have already passed an English language assessment that is accepted by the relevant regulated professional body. So this point is very very important. जो डॉक्टर है, सपोज कोई इंडिया से क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो आ रहा है यहाँ पर, तो वो प्लैब करेगा तो उसको यहाँ पे कोई NHS जो है वो ऑफ़र करेगी उसको एज अ डॉक्टर काम करने के लिए. और प्लैब का पहला स्टेप है, या तो आपने आइल्स पास करना है या आपने OET पास करना है. तो अगर आप ऑलरेडी OET या आइल्स का स्कोर लेकर आ चुके हो एंड देन यू हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब, सो यू डो नॉट नीड टू डू योर आइल्स अगेन. सो ये बड़ी एक कॉमन सी बात है, लेकिन इन्होंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है कि इफ़ यू हैव जस्ट टू मेक द थिंग्स मोर क्लियर. सो क्योंकि वो ऑलरेडी डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, मिडवाइफ्स, ये इतने थॉरो टेस्ट देते हैं ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर होने के लिए कि वो मतलब फर्स्ट स्टेप जो होता है उसका वो यही होता है कि आपने लैंग्वेज को क्लियर करना है, और उसी में सालों लग जाते हैं. तो दे डोंट नीड टू डू इट ऑल ओवर अगेन. तो अब ज़रा कॉस्ट की बात पे आते हैं. कॉस्ट इसकी कितनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू अप्लाई फॉर अ हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा, यू विल नीड टू हैव इनफ मनी टू, वही जो हर वीज़ा के लिए रिक्वायर होता है, पहला तो कि एप्लीकेशन फ़ीस आपके पास होनी चाहिए. उसके बाद सपोर्टिंग मनी, जिसको हम शो मनी कहते हैं, कि बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए. सो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने बताया तकरीबन 1 महीने का जो एक्सपेंसेस होते हैं यूके के अंदर एक बंदे के लिए, दैट मेक्स अराउंड 1200-1300 पाउंड करके, तो उतना आपके पास होना चाहिए. सो यू विल बी टोल्ड हाउ मच यू नीड टू पे व्हेन यू अप्लाई. सो जब आप अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करोगे उससे पहले ही आपको बता दिया जाएगा. सो एप्लीकेशन फ़ीस क्या है इसकी, इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू विल बी इन द यूके फॉर, आप 3 साल के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 232 पर पर्सन, 3 साल से ज़्यादा के लिए तो ये 464 पर पर्सन. सो ये सेम है चाहे आप इंग्लैंड के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं या बाहर से अप्लाई कर रहे हैं. सो इफ़ यू आर फ्रॉम एन एलिजिबल कंट्री, सो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम एलिजिबल कंट्रीज. सो मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ, यू मस्ट हैव एट लीस्ट तकरीबन 1300 पाउंड इन योर बैंक अकाउंट टू शो यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ इन द यूके. यू विल नीड टू हैव द मनी अवेलेबल, यानी कि तकरीबन 28 डेज़ की स्टेटमेंट होनी चाहिए. 1 महीने के लिए आपके बैंक अकाउंट में एटलीस्ट इतना अमाउंट पड़ा होना चाहिए और उसमें कोई रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रही हों, ये नहीं कि वो डेड मनी है बिल्कुल.
So you will need to show proof of this when you apply, unless either you will be in the UK with a valid visa for at least 12 months. अगर आप UK में ऑलरेडी किसी वीज़ा के ऊपर हैं और उस वीज़ा पे आप तकरीबन 1 साल से ज़्यादा रह लिए हैं, तो फिर आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होती. सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट यहाँ पे रह रहा है, उसको 3 साल हो गए हैं, उसने पहले मास्टर्स अपना कंप्लीट कर लिया, तो उसको फिर शो मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है. और सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड एजम्पशन क्या है, योर एम्प्लॉयर कैन कवर योर कॉस्ट ड्यूरिंग योर फर्स्ट मंथ इन द यूके. यूजुअली असल में ये क्यों मांगते हैं, क्योंकि आप जब यहाँ पे कई दफ़ा ये होता है आपका वीज़ा जो है वो तकरीबन 1 महीना पहले आ जाता है, आपकी जॉब तकरीबन 1 महीने बाद स्टार्ट हो रही होती है. तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि जब तक आपको पैसे आना शुरू ना हो, और ऑब्वियसली जैसे ही आप पहले दिन जॉब पे जाओगे आपकी तकरीबन 1 महीने बाद ही सैलरी आएगी, तो वो 1 महीना की सपोर्ट करने के लिए आपके पास वो कह रहे हैं कि बैंक में इतना पैसा होना चाहिए. सो योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन विल ऑल्सो नीड टू प्रूव दे कैन सपोर्ट देमसेल्व्स व्हाइल दे आर इन यूके. अगर आप अपनी बीवी या अपना हस्बैंड साथ ला रहे हैं या आपके बच्चे हैं, तो हर बंदे के हिसाब से भी आपके पास सपोर्टिंग मनी होनी चाहिए. सो उसके बाद चेक हाउ मच दे विल नीड, ये आप लिंक खोल के दे सकते हैं. रीड द गाइडेंस ऑन फाइनेंशियल एविडेंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मनी यू नीड एंड हाउ यू प्रूव इट. एंड इफ़ योर एम्प्लॉयर कैन सपोर्ट यू इंस्टेड, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट कर सकता है तो आपको उससे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसमें लिखा हो कि भाई मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ और इसके जो भी अखराजात होंगे पहले महीने के मैं बेयर करूँगा. सो दिस इज़ अंडर द एडिशनल डेटा, आप अपनी एप्लीकेशन के साथ ये लगा सकते हैं. सो दिस वॉज टुडेज़ वीडियो, आई होप इट इज़ हेल्पफुल. और ये सीरीज़ जो है वो बस अभी थोड़ी सी रह गई, इसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि ये 2 पॉइंट्स मैं कवर कर दूँ जिसमें डॉक्यूमेंट्स हैं या हाउ यू कैन अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड द यूके, और ट्राई करेंगे कि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं कोशिश करूँगी कि कवर करूँ. सो थैंक you very much for watching this video, and if you have any questions you can email us and write in the comment box, or thank you and give me a thumbs up. Take care.